नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे आईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे। आज रेजोनेंस में पैरेलल सर्किट पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। आज हम लोग उसके बारे में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक पैरेलल सर्किट यदि दिया है, एक पैरेलल सर्किट दिया है, ये आपका आर, ये क्या हो गया आपका एल और ये क्या हो गया सी। इसको हमने क्या किया, एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी। इस समय अगर ये रेजोनेंस कंडीशन पर होगा तो पहले हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो जो फेजर डायग्राम आप बनाएंगे तो क्या होंगे, ये आपने वोल्टेज ले रखा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है आपका सेम होगा, क्योंकि ये दोनों इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस जो वोल्टेज क्या होंगे सेम होंगे। तो सेम होंगे तो इसका जो आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज को आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके अंदर जो करंट होगा हमने मान लिया इसको IL और इसके अंदर जो करंट हमने मान लिया IC। ठीक है, और ये जो करंट हो गया ये टोटल करंट I हो गया। ठीक है, तो जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो IC में जो करंट करता है वो क्या करता है, लीड करता है, कितने 90 डिग्री लीड करता है। तो ये क्या हो गया आपका IC हो गया। ठीक है, RL में अगर ये प्योर L होता तो 90 डिग्री लैग करता। चूँकि RL सर्किट है तो ये क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से। कितने डिग्री लैग करेगा, मतलब 0 और 90 के बीच में करेगा। हमने मान लिया ये करंट क्या हो गया आपका IL हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए, इस IL का कोसाइन और साइन फैक्टर कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो इसका जो ये कंपोनेंट निकालेंगे, ये कंपोनेंट, ये जो होगा ये कंपोनेंट, जो ये कंपोनेंट आएंगे, ये कंपोनेंट होगा IL साइन थीटा, या जो भी आप मान लीजिए, थीटा ही मान लेते हैं, साइन थीटा। और ये जो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा IL cos थीटा। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कब रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जब क्या हो, ये IL, जब ये जो करंट है, जो टोटल करंट है, जो करंट ये I करंट है, वो क्या हो जाए, वोल्टेज के इन फेज में हो जाए। तो ये करंट क्या है, मतलब रिजल्टेंट करंट, मतलब यही तो है रिजल्टेंट करंट। ये रिजल्टेंट करंट क्या हो जाए, वोल्टेज के इन फेज में हो जाए। इसका अर्थ क्या बोल सकते हैं कि IC, ये जो करंट क्या है, ये आपका I है, ये कंपोनेंट, और ये जो IC है वो क्या हो जाए, ये इतना छोटा, मतलब इसके बराबर हो जाए। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, बराबर, मतलब IC इक्वल टू क्या हो जाए, IL साइन थीटा हो जाए। यदि IC इक्वल टू क्या हो जाए, IC इक्वल टू IL साइन थीटा। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा हम रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाता है, लोग इसका जो डेरिवेशन होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का, थोड़ा सा सीरीज के कंपेयर में टफ होता है। तो इसको आप अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसका डिराइव कभी नहीं कर सकते हैं। जबकि ये जनरली क्या होता है, पेपर को कठिन बनाने के लिए सीरीज के अलावा के स्थान पर पैरेलल रेजोनेंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। तो आपने ये पाया कि अगर ये क्या हो, अगर इन फेज मतलब क्या है, अगर ये IL IC क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये जो ये करंट होगा I किसके बराबर होगा, IL cos थीटा के बराबर होगा। और IL cos थीटा किसके मतलब फेज में है, वोल्टेज के फेज में है, अर्थात तो सर्किट क्या होगी, रजिस्टिव सर्किट हो जाएगी। क्लियर है, मतलब क्या, आपका रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो रिएक्टिव कंपोनेंट 0 होने का अर्थ क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट 0 होने का अर्थ है कि ये वैल्यू, ये आपका क्या है, ये एक्टिव कंपोनेंट है, और ये क्या रिएक्टिव कंपोनेंट, ये वैल्यू मतलब IC IL साइन थीटा के बराबर हो जाए। वही हमने लिखा IC इक्वल टू IL साइन थीटा। हमें ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं सर इस कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाए, कैपेसिटर के साथ भी रेजिस्टेंस लगाएंगे थोड़ा सा ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या होता है, कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, और इंडक्टर में ऑलवेज, प्रैक्टिकली यदि बात करें तो इंडक्टर में ऑलवेज रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए हमने प्रैक्टिकल फेजर डायग्राम बनाया है, प्रैक्टिकल सर्किट लिए हैं, जिसमें क्या आपका R के साथ हमने रेजिस्टेंस लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली आप अगर जो बनते हैं रेजोनेंस सर्किट, ये इसी की तरह होते भी हैं, मतलब L के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जब ये आपको आ गया है तो हम फिर ऊपर चलते हैं। तो वही हमने लिखा IC इक्वल टू IL साइन थीटा। यहाँ पर सेम फिगर हमने बनाया IL cos थीटा, और ये IL है, और ये क्या है, ये हमने मान लिया IC। तो ये IC क्या है, IL के बराबर हो गया। समझ में आया।
अब क्या है, आई सी इक्वल टू आई, और आई सी इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपान, मतलब आई इक्वल टू वोल्टेज अपान इम्पिडेंस। तो यहाँ पर सी के साथ जो इम्पिडेंस है वो क्या है, देख लीजिए, सी के साथ इम्पिडेंस क्या है, एक्सी है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 है, तो हमने लिखा V अपान एक्सी। और आई एल के साथ क्या है, ZL होगा, क्योंकि इसके साथ पूरा Z होगा, क्योंकि इसमें जो करंट है R और L के साथ चल रहा है, इसलिए हमने ZL लिखा। आप ये कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर लिखते हैं XC, यहाँ पर अगर आप Z लिखेंगे तो ZC लिखेंगे, और ZC की वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर R तो है नहीं, केवल क्या होगी, XC होगी, वही हमने पहले लिख दिया। अब V इक्वल टू ZL लिखा, और साइन फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन फाई। तो ध्यान दीजिए, जो साइन फाई है, साइन फाई मतलब, तो ये जो है ये किसके लिए, मतलब इस आई एल के लिए है, तो इसकी वैल्यू आर अपान क्या होगा, जेड होगा। तो हमने देखिए आर अपान जेड, और किसके एल के साथ कनेक्ट है, जो ये साइन फाई है, या हमने यहाँ पर देखिए दिखाते हैं, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा किसके लिए लिखा है, इस आई एल के लिए लिखा है, तो इस आई एल के लिए लिखे हैं। तो ये जो इसका जेड होगा वो कौन सा होगा, जेड एल की बात कर रहे हैं, ना कि जेड सी की बात कर रहे हैं। तो आप हमने क्या दिखा, साइन फाई इक्वल टू आर साइन एक्सएल अपान जेड एल, तो एक्सएल अपान जेड एल, इसको और कैलकुलेट, ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, अगर आप देखेंगे जेड एल का स्क्वायर हो जाएगा, जेड एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, नहीं ठीक है अभी इसको छोड़ दीजिए, अगर आप लिखना चाहिए लिख दीजिए, तो जेड एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल इंटू एक्सी हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो किसी को नहीं होगा, वही यहाँ पर भी उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू एक्सी स्क्वायर, इतना तो आपको समझ में आ गया। हमें पता है जेडएल में हम जो लिखते हैं, जेडएल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, जेडएल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर सी तो है नहीं। अब आपने क्या किया, जेडएल इक्वल टू, आप यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, एक्सी को 1 अपान ओमेगा सी, और जेडएल को आपने ये फार्मूला क्या है, आपने ऑलरेडी पा रखा है, तो जेडएल की जगह क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर जब करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर क्या है, यहाँ पर इसको अगर क्या करेंगे, इस ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर और ओमेगा एल अपान ओमेगा सी, इसको सॉल्व कीजिए। आगे नेक्स्ट लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखा है, ओमेगा एल अपान ओमेगा सी, तो ये क्या होगा, ओमेगा ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, एल अपान सी होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, एल अपान सी और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। थोड़ा सा और देखते हैं, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, हाँ तो ये क्या बचा, फिर से इसी पे सॉल्व कर ले, कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका हुआ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और एल, ये एल और सी क्या इधर फॉरवर्ड हो गए, ठीक है, तो ये क्या बचा, एल बाई सी और माइनस आर स्क्वायर, ये आपका कुछ माइनस नहीं है, पहले हटा दीजिए, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, वो तो हमने अलग अलग लाइन के लिए किया है। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल क्या हो जाएगा, इस सब में डिवाइड हो जाएगा, तो एल अपान एल स्क्वायर सी, तो एल एल क्या ऊपर कैंसिल हो, एल सी बचा, और आर बाई एल स्क्वायर, तो ये क्या ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर बाई एल स्क्वायर। तो जो फ्रिक्वेंसी आपकी आई वो क्या आई, ओमेगा इक्वल टू आई अंडर रूट 1 अपान एल सी और आर बाई एल का होल स्क्वायर, ये तो है, ये प्लस है या माइनस, एक बार देख लीजिए, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, ये जो क्या है, ये सीरीज के लिए, अगर आर की वैल्यू क्या मान लिया जाए, 0 मान लिया जाए, ये जो आपने आर लिया है इसकी वैल्यू अगर हम 0 ले लें, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान एल सी हो जाएगी, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सीरीज रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आता है आर बाई एल क्या होगा, वो माइनस में होगा, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल का रेजोनेंस फार्मूला होता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग फाइंड आउट किए वो क्या निकला था, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर बाई एल का होल स्क्वायर। यदि रेजिस्टेंस को हम क्या कर दे, 0 कर दे, तो आर इक्वल टू 0, जो हम पहले बता चुके थे, 1 अपान 2 पाई, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू लिखा गया, इसलिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई लिखेंगे, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 बाई एल सी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं
10 ये जो लिखा गया है। एक चीज़ और ये इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग बोलते हैं इसका जो रजिस्टिव सर्किट होगा, आपने बोला, ध्यान रखिए इसकी देखते हैं, ये क्या होगा, ये जो ये करंट निकला है तो ये क्या होगा, ये आपने बोला ये इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, जैसे वहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू आती थी सीरीज में Z इक्वल टू क्या आता था, R आता था, तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू क्या आएगी वो हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर Z की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहिए तो क्या लिखेंगे, जो टोटल करंट जा रही है, ध्यान दीजिए फिर से, जो टोटल करंट इसमें ये करंट जा रही है रेजोनेंस की कंडीशन में, ये जो करंट जा रही है वो किसके बराबर है, ये जो करंट है मतलब टोटल करंट किसके बराबर है, IL cos थीटा के बराबर है। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। और IL cos थीटा को I इक्वल टू क्या ले सकते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने क्या बोला, I इक्वल टू IL cos थीटा या फाई, जो भी लिखना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये I क्या है, टोटल करंट है, सॉरी हाँ टोटल करंट है। तो ये क्या लिखेंगे, I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, IL इक्वल टू क्या लिखेंगे, वोल्टेज अपॉन ZL, और cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा को आप क्या लिखेंगे, R बाई जेड, R और Z किसकी बात कर रहे हैं, इस इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए इसकी बात कर रहे हैं, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इस RL को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका आया तो यहाँ से क्या हो गया आपका वोल्टेज, ये I ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसको I रहने दीजिए, I इक्वल टू इतना है। अब I इक्वल टू आपने क्या लिखा, VR अपान ZL का स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, अभी हम इसको डिराइव कर रहे थे पैरेलल रेजोनेंस का फार्मूला, तो यहाँ से क्या निकला था, ध्यान दीजिए, ZL इक्वल टू आप क्या निकाल लेते हैं, ZL स्क्वायर इक्वल टू XL इंटू XC, ये तो निकाल लेते हैं, ZL स्क्वायर इक्वल टू XL इंटू XC। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस ZL की जगह हम क्या लिखें, XL इंटू XC लिख दें, तो क्या हो जाएगा, XL इंटू XC, ठीक है। तो ये क्या होगा, V इंटू R, और ये होगा ओमेगा L, और ये हो गया ओमेगा C। तो ओमेगा ओमेगा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा V इक्वल टू V अपान ये L, और ये क्या है R नीचे कर दीजिए CR। तो ये क्या I इक्वल टू V अपान Z होता है, ये तो होता है I इक्वल टू V अपान Z। तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू आई वो क्या निकली, Z की वैल्यू जो आई L अपान CR निकला। तो ये जो इम्पीडेंस है वो कौन सा इम्पीडेंस को बोलते हैं, इसको इफेक्टिव इम्पीडेंस या डायनेमिक इम्पीडेंस बोलते हैं। और ये किसके लिए फार्मूला है, ये पैरेलल के लिए होता है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, डायनेमिक इम्पीडेंस का क्या वैल्यू होता है पैरेलल में, तो उसकी वैल्यू होती है L अपान CR होती है, ठीक है। इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जबकि सीरीज में क्या होती है, Z इक्वल टू R होती है, ठीक है। वहाँ पर Z इक्वल टू जो R आता था वो क्या होता था, मिनिमम होता था, और यहाँ पर जो Z इक्वल टू L अपान CR आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, रेजोनेंस पे मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वही हमने लिखा I इक्वल टू IL cos थीटा, ये अभी हम आपको समझा दिए थे, पूरा हमने आगे डिराइव कर दिया। तो क्या V अपान L CR, तो Z इक्वल टू क्या आया, L अपान CR आया, ठीक है। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है L अपान CR जो रेजिस्टिव सर्किट है, ये क्या होगा, ये जो आपके ये इसके एक जो करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज और वोल्टेज के इन फेज में होगा, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी L अपान CR में वो क्या होगा, वोल्टेज के इन फेज में होगी, मतलब ये क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वही हमने और लिखा है द पैरेलल रेजोनेंस नेट इम्पीडेंस इज ए गिवन बाय, मतलब ZT आएगी वो उसको डायनेमिक इम्पीडेंस बोलते हैं, इसलिए ZD से रिप्रेजेंट के L अपान CR हो गया, एंड आल्सो इज नोन एज ए डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट, ठीक है। द नेचर ऑफ दिस इम्पीडेंस इज ए रेजिस्टिव ओनली। रेजिस्टिव ओनली क्यों बोला गया है, जो कि आप जब Z इक्वल टू आप निकाला L अपान CR वो किसके फेज में था, जो इसका जो IL cos थीटा को वो किसके फेज में था, वो वोल्टेज के इन फेज में था। जो मतलब वोल्टेज और करंट इन फेज में होने का अर्थ क्या है, जो सर्किट होगी वो कौन सी होगी, रेजिस्टिव सर्किट होगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया इम्पीडेंस इज अ रेजिस्टिव ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर अब जैसे हम लोग सीरीज में पढ़े थे, क्या पढ़े थे,
उसमें क्या हो रहा था, करंट क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। करंट बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता था, एल और सी के क्रॉस जो वोल्टेज होते थे वो भी क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, जो इसमें करंट हो, थोड़ा सा और ध्यान समझते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ जो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है आईसी और आईएल, आईसी और जो आईएल जो करंट इसमें फ्लो होती है, ये टोटल करंट से क्या होती है, ज़्यादा फ्लो होती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है आईसी और आईएल, वो क्या होगी, टोटल करंट से मैग्नीट्यूड की बात करें तो इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें कितना ज़्यादा करंट मैग्नीफाई हुआ एल और सी में, एल और सी में कितना करंट मैग्नीफाई हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल करंट के रिस्पेक्ट में या सप्लाई करंट के रिस्पेक्ट में, के रेशियो को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, मतलब करंट फ्लो, करंट मैग्नीफाई इन या करंट रेशियो ऑफ आईएल आर या आईसी डिवाइड बाई आई, मतलब करंट इस ब्रांच में कितना करंट इससे मैग्नीफाई, मतलब इससे कितना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा, इसी को क्या बोलते हैं, आपका क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। किसके लिए, सीरीज के लिए। पैरेलल में क्या होता था, एल और सी के क्रॉस कितना वोल्टेज मैग्नीफाई हुआ, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सीरीज रेजिस्टेंस का क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो वही हम लिख रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर होगा, मतलब ये जो आपका आर था, ये आर और ये सी, तो इसमें ये करंट कितना मैग्नीफाई हुआ, ये टोटल करंट, जैसे ये दो, ये मान लीजिए ये 10 एम्पियर है, इसमें क्या हो गया, ये 20 एम्पियर हुआ, मान लो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा, 2 गुना मैग्नीफाई हुआ। तो वही लिखा टोटल करंट आई, मतलब टोटल करंट नहीं, आई एल, मतलब इंडक्टर के क्रॉस करंट IL लिखिए, या IC भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप IL लिखिए, यही लिखा है, डिफाइन एज द मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ करंट फ्लो थ्रू द L या C टू द सप्लाई करंट, मतलब L और C के क्रॉस जो करंट क्या होता है, मैग्नीफाई होता है, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल करंट के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो IL के क्रॉस से IL के थ्रू बहने वाली करंट और टोटल करंट के रेशियो को हमने क्या बोला, क्वालिटी फैक्टर बोला। तो IL इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/ZL, और I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/ZD। वोल्टेज क्यों, वोल्टेज क्या है, ये पैरेलल में, तो ऊपर का वोल्टेज और इसका टोटल वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे, तो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा, ZD/ZL, और ZD के मतलब डायनेमिक इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आई, L/RC आई, और आपके ZL की वैल्यू क्या हो गया, अभी कुछ देर पहले हमने प्रूव किए थे, ZL का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, XL इंटू XC आया था। इसको जब सॉल्व किए तो क्या हुआ था, L/C हो गया, तो ZL इक्वल टू क्या लिखेंगे, √L/C। तो ZL इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, L/ आपने C लिखा, इसको और सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो गया, RC, R नीचे आ गया, और ये क्या हो जाएगा, अंदर ले जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/R √L/C। आप ये L के क्रॉस निकालिए, ये कैपेसिटर के क्रॉस निकालिए, IC निकालिए, सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, वो क्या आएगा, 1/R √L/C। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा, जो सीरीज में क्वालिटी फैक्टर निकाले थे, उसका भी जो फार्मूला आया था वो क्या था, 1/R L/C आया था। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो ZD की वैल्यू आई थी, वो उसकी वैल्यू भी क्या थी, L/RC था। तो ध्यान रखिए, जो L/C जो है, L/C, क्योंकि हम कभी कभी क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं डायनेमिक इम्पीडेंस में, L/RC बोले क्या C/LR बोले, तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा C क्या है, C हमेशा नीचे रहता है, C हमेशा क्या है, नीचे रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ओके, अब हम बात करते हैं, दोनों में कंपैरिजन देखते हैं, सीरीज में और पैरेलल में क्या क्या कंपैरिजन है। अब बात करते हैं, एक चीज़ और हम भूल गए, इसका पैरेलल में बैंडविड्थ की बात करते हैं। तो बैंडविड्थ उसमें क्या आया था, R/L आया था, किसके लिए, सीरीज में। तो पैरेलल में भी जो बैंडविड्थ आएगी वो भी क्या आएगी, R/L आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बात है इम्पीडेंस एट द रेजोनेंस कंडीशन। सीरीज में जो इम्पीडेंस होगा वो Z की वैल्यू क्या होती थी, मिनिमम होती थी, वो क्या आता था, R आता था। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है,
इसमें जो इम्पीडेंस आया वो मैक्सिमम आता है, क्योंकि अगर इसका याद होगा, अगर आप किसका याद रखेंगे तो जो हम लोग इम्पीडेंस का ये फ्रीक्वेंसी तो होती थी, ये जेड होता था, और इसका जेड की वैल्यू क्या था, ये ऐसे आती थी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आती थी, और यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आती थी, आर आती है। पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, ये इस प्रकार आएगा, और यहाँ पर ये का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होगी आपकी। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, सीरीज में एक जेड की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और पैरेलल में क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं करेंट रेजोनेंस की बात करते, करंट की बात करते हैं। जब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हुई, तो यहाँ पर क्या हो गई, करंट क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर पैरेलल में करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जब अब यहाँ ये तो जेड है, अगर हम इसका आई की बात करें तो आई इसका ऐसे जाएगा, और इसकी अगर हम आई की बात करें, इस वाले आई की बात करें, तो वो करंट वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा पैरेलल में, और सीरीज में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पैरेलल में मिनिमम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्टिव इम्पीडेंस, मतलब जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या हो गया, अभी हम कुछ देर पहले बोले थे जेड की वैल्यू आर होगी, क्योंकि जेड इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सएल एक्सी क्या होता है, बराबर होता है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर हो गई। और यहाँ पर जो जेड की वैल्यू क्या होगी, एल बाई सी आर होगी। अभी हम कुछ देर पहले इसको क्या किए थे, हम डिफाइन भी किए थे या डिराइव किए थे, हम ये बोल सकते हैं। अब बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इसका क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। इसका क्या होता था, अगर आपका याद होगा, ये तो तब लिखें जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर हमने निकाला था Z इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC और माइनस R/L का होल स्क्वायर, ये तो लिखे थे, याद होगा। पीछे हम दिखा देते हैं आपको, R/L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं R/L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इट्स मैग्निफिकेशन। इसमें जो क्या होता है मैग्निफिकेशन, वोल्टेज में, मतलब जब सीरीज में जो आर एल सी होते हैं, एल और सी होते हैं, उसके एक जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और इसमें जो करंट क्या होता है वो मैग्नीफाई होता है। ठीक, आप बोलेंगे सर यहाँ तो आप बोलते हैं करंट मैक्सिमम हो रहा है, इसमें करंट मैक्सिमम है और इसमें वोल्टेज और इसमें करंट मिनिमम है। यहाँ तो आप उल्टा लिख रहे हैं कि वोल्टेज यहाँ पर, एक्चुअल में हम ये बोलना चाह रहे हैं जो एल और सी के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो मेन सप्लाई से, मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन जो सप्लाई का वोल्टेज है उससे ज़्यादा हो जाना है, या सप्लाई का करंट है उससे ज़्यादा होना, इसी को तो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब ये जो वोल्टेज आपने बोला, जो करंट, क्या हमने बोला, करंट मैक्सिमम, ये उस वाले मतलब सप्लाई करंट से ज़्यादा थोड़ा ना, वो सप्लाई करंट के बराबर है। जब कोई चीज़ सप्लाई करंट से या सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है उसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज़ सप्लाई करंट से ज़्यादा होगी तब मैग्नीफिकेशन कहलाएगा, या सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे, इसके अक्रॉस जो भी और एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर जो करंट है वो क्या था, जो सप्लाई करंट, जो आई करंट है, आई जो टोटल करंट है वो, उसमें जो आई टोटल करंट है वो आई एल और आई सी से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब आई एल और आई सी क्या है, इस सप्लाई करंट से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम करंट मैग्नीफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं और इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। क्यों, ये क्या कर रहा है, ये करंट को बढ़ाता है, मतलब जो करंट आता है वो बढ़ाता है, और ये क्या करता है, करंट को घटाता है। मतलब ये सॉरी, ये बोल रहे हैं, इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पावर फैक्टर। ये क्या है, रेजिस्टिव सर्किट ये भी है और ये भी रेजिस्टिव सर्किट, इसलिए पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। अब बात करते हैं इट्स मैग्नीफिकेशन, इसकी वैल्यू जो आएगी, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, क्वालिटी, मतलब वो क्या आई थी आपकी, अभी हम लोग देखते हैं दोबारा, क्वालिटी फैक्टर, यस, तो क्या आई, L/C आई, नहीं सॉरी 1/R L/√L/C। तो इसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू जब निकालेंगे, वो तो हमने नहीं निकाले हैं, तो वो आएगी ω/L/R, और इसके लिए भी क्या आएगी, ω/L/R ही आएगी। ठीक है, एक हम लोग प्रॉब्लम लगाते हैं, एक RLC सीरीज सर्किट है,
ठीक, RLC दिया है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है क्या होता है 1/2 चूँकि सीरीज का है तो ये 1/2 L की वैल्यू क्या है 1 देख सकते हैं, L की वैल्यू 0.1 हेनरी और C की वैल्यू 8.8 × 10⁶ फैरेड। तो वही हमने 8 × 10⁶ और L की वैल्यू 0.1 हेनरी। इसको सॉल्व किए क्या आ गया 177.94 हट जाएगा। दूसरा क्या है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला भी कुछ देर पहले हमने ड्राइव कर रखा है, क्या होता है 1/r√L/c होती है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, L की वैल्यू आपने 0.1 हेनरी और C की वैल्यू आपने 8 × 10⁻⁶, इसको सॉल्व करेंगे 11.18। इसकी यूनिट नहीं होती है, समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर या तो करंट होगा या तो ऊपर नीचे या तो करंट होगा या तो वोल्टेज होगा, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। तो F1 की अगर आपको याद होगा तो क्या निकला था, F1 = आपको याद है क्या था, FR = क्या लिखते हैं, F2 - F1 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 = क्या हो जाएगा, F1 = हो जाएगा FR - F2। तो इसको ये आपका आ जाएगा, मतलब F1 = FR - R/4πL। इसको FR की वैल्यू आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं ये, और इसकी वैल्यू आप क्या कीजिए पुटअप करेंगे तो ये आएगा 169। और सिमिलरली F2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसमें से क्या हो जाएगा ये माइनस होकर आता था। एक्चुअल में ये बैंडविड्थ = ये बैंडविड्थ का फार्मूला होता है, ध्यान, सॉरी यहाँ हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, इसी को तो बोलते हैं। ये F2 नहीं होना चाहिए, ये बैंडविड्थ होना है। और बैंडविड्थ का जो हम लोग सॉल्व किए थे क्या आया था, R/4πL आया था। ठीक है, तो इसको भी F2 की वैल्यू निकालेंगे। F2 में क्या करेंगे, ये क्या होगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 185.89 हट जाएगा। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना रखते हैं। हमने ये पाया कि हम लोग रेजोनेंस क्या हो गए, आज ओवर हो गए। अगला हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।